हेलो स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टार्ट अनदर 16 मार्क क्वेश्चन बी आर अम्बेडकर के राजनीतिक व सामाजिक विचार पॉलिटिकल आइडियाज़ एंड सोशल आइडियाज़ ऑफ बी आर अम्बेडकर. As you can see, I am combining two questions in a single question. It means there is a one question on political ideas of B R Ambedkar, which comes a lot of time in your exams, 16 marks question. And also you can see the social ideas, which is another 16 marks question, but इनको कंबाइन मैं कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारे जो हैं पॉइंट्स पॉलिटिकल आइडियाज़ के और सोशल आइडियाज़ के बहुत ज़्यादा मैच करते हैं. तो ये अगर पॉलिटिकल आइडियाज़ आते हैं, सोशल आइडियाज़ आते हैं, आपकी बुक में भी आप देखेंगे कि तकरीबन 15 to 16 पॉइंट्स बिल्कुल सिमिलर हैं, एक जैसे हैं. तो मैं इसी में आपको करवा दूँगी. कुछ सोशल आइडियाज़ के एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं जो पॉलिटिकल आइडियाज़ से डिफरेंट है, वो लास्ट के 5 से 6 पॉइंट्स मैं आपको अलग से करवा रही हूँ सोशल आइडियाज़ में. So now we will start with B.R. Ambedkar political and social ideas. As you know, we have already done life history of B.R. Ambedkar. Those students who didn't watch it, please go and watch both the video lectures ताकि आपको और भी अच्छे से आप इसको अंडरस्टैंड कर सकें. सबसे पहले पॉलिटिकल आइडियाज़ को करवाने से पहले आई जस्ट वांट टू एक्सप्लेन समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आप जब भी 16 नंबर का क्वेश्चन लिखते हो तो आप इंट्रोडक्शन लिखते हो, उसके साथ ही आप परिभाषाएं लिखते हो. तो आपकी बुक में परिभाषा नहीं दी गई है, तो मैंने यहाँ पर 2 परिभाषाएं दे दी हैं. अगर आपको असाइनमेंट मिलता है तो देयर विल बी नो एक्सक्यूज़ फ्रॉम योर साइड कि मैडम हमें परिभाषाएँ नहीं मिली है, डेफिनेशंस कहाँ से लिखनी है. तो here I'm already given all the definitions of all the Indian thinkers, so there is no excuse for you. आपको ये करनी ही पड़ेंगी. तो पंडित नेहरू के अनुसार पहले डेफिनेशन जवाहरलाल नेहरू जी की है. उन्होंने अम्बेडकर के बारे में बहुत कुछ अच्छी अच्छी बातें कही हैं, जैसे अम्बेडकर संविधान के शिल्पकार हैं, भारतीय संविधान उनकी देन है तथा संविधान में उनका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा. वे महापुरुष हैं, जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक उनका नाम भारतीय संविधान से हमेशा ही जुड़ा रहेगा. उसके बाद विनोबा भावे के अनुसार, आप जयप्रकाश नारायण में विनोबा भावे को कई बार सुन चुके हैं, तो देयर इज़ नो नीड टू एक्सप्लेन इट अगेन. सो हियर इज़ द डेफिनेशन. अकॉर्डिंग टू विनोबा भावे, सामाजिक भेदभाव को मिटाने वाले दलितों के मसीहा बी आर अम्बेडकर भारतीय संविधान के जन्मदाता होने के साथ साथ सच्चे अर्थों में सामाजिक कार्यकर्ता भी थे. तो here is the 2 definition. You have to mention both the definition in your notebook, in your notes. So you can prepare a better 16 mark question. Although मैं जो ये 3rd यूनिट करवा रही हूँ, इसमें जो आपको 5th चैप्टर है, यानी ये 3rd यूनिट में 2 चैप्टर हैं. 5th चैप्टर जो है मैं ऑलरेडी आपको 16 मार्क्स के पर्पज़ से 4-5 क्वेश्चंस करवा चुकी हूँ. तो दिस इज़ ओनली फॉर MCQ बी आर अम्बेडकर, बट सम स्टूडेंट्स चाहते हैं कि वो इस पर भी 60 मार्क का क्वेश्चन लिखने के लिए कैपेबल हों और भी जाने हम अच्छे से बी आर अम्बेडकर को. दैट्स वाई आई एम डूइंग द 60 मार्क क्वेश्चन विद यू, शेयरिंग विद द नेक्स्ट स्लाइड. सबसे पहले जो पॉलिटिकल आइडियाज़ या सोशल आइडियाज़ में हम बात करेंगे वो है राज्य संबंधी विचार. ये एक्चुअली पॉलिटिकल आइडियाज़ का पॉइंट बनता है, व्यूज़ ऑन स्टेट. तो इसके ऊपर बहुत सारे जो हैं, आपने राज्य संबंधी विचार अभी तक लगभग हर इंडियन थिंकर्स जो आपने अभी तक पढ़े हैं, पिछले प्रीवियस सेमेस्टर के 8 थिंकर्स और अभी तक के 5 थिंकर्स, ये 13 थिंकर्स पढ़ लेने के बाद आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि राज्य संबंधी विचार, लोकतंत्र संबंधी विचार, समानता संबंधी विचार, धर्मनिरपेक्षता, अधिकारों के संबंध में, ये सारे पॉइंट्स आते ही हैं सभी में. और ऑलमोस्ट जो है सभी का जो है विचार एक जैसे हैं. तो सबसे पहले बी आर अम्बेडकर के अगर राज्य संबंधी विचारों की बात करें तो भीमराव अम्बेडकर के राजनीतिक विचार जो है वेस्टर्न कल्चर से बहुत प्रभावित थे, पश्चिमी देशों की पॉलिटिक्स से बहुत प्रभावित थे. पश्चिमी देश यानी यूरोपियन कंट्री, ब्रिटेन या फिर अमेरिका. इसलिए वो राज्य को एक अनिवार्य और उपयोगी संस्था मानते हैं कि राज्य तो होना ही चाहिए. गांधी जी की तरह या फिर कार्ल मार्क्स की तरह नहीं है कि राज्य को समाप्त हो जाना चाहिए, राज्य खत्म हो जाना चाहिए. नहीं, वो राज्य की हमेशा अनिवार्यता को मानते हैं. राज्य मतलब सरकारों की, इस देश को शासन चलाने वाले किसी संस्था की को उपयोगी मानते हैं, क्योंकि राज्य एक साधन के रूप में व्यक्ति का विकास करता है. क्योंकि राज्य एक ऐसी संस्था होती है जो लोगों को रेगुलेट करती है, लोगों के ऊपर नियंत्रण रखती है ताकि वो लॉ और ऑर्डर से बाहर ना जाएं. और जो योजनाएं चलाई जाती हैं वो लोगों की भलाई के लिए चलाई जाती हैं ताकि वो अपना विकास अधिक से अधिक जो है कर सकें. तो राज्य को क्या करते हैं, पहली लाइन में आपको मेंशन करने का कि राज्य को वो अनिवार्य संस्था मानते हैं और उनका राज्य संबंधी विचार पश्चिमी देशों से प्रभावित है.
तो राज्य एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो कि देश में लोगों के विकास के लिए नहीं बल्कि सामाजिक, आर्थिक और न्यायपूर्ण व्यवस्था स्थापित करने का साधन है। लोगों में स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा लाने का भी एक साधन है राज्य, ऐसा वो मानते थे। फिर लोकतंत्र संबंधी विचारों में ऑब्वियसली देखिए, भारतीय संविधान जो है उसका मूल लोकतंत्र है, उसका अगर बेस कहें तो लोकतंत्र है। तो ऑब्वियसली भीमराव अंबेडकर जो है लोकतंत्र को बहुत अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं और इनके ऊपर लोकतंत्र का कहाँ का लोकतंत्र बहुत अधिक प्रभावी रहा, चूँकि ये बाहर से पढ़े हुए हैं, अमेरिका और ब्रिटेन की इनकी स्टडी है। तो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली जो है उन्होंने वहाँ से देखी, वहाँ से सुनी समझी और उसे वो सबसे बेस्ट प्रणाली मानते थे किसी भी देश के लिए, क्योंकि इसमें एक हिस्सा ये था कि समाज के प्रत्येक वर्ग को न केवल प्रतिनिधित्व मिलता है बल्कि अपनी बात रखने का अवसर भी मिलता है। इसलिए वो इसे सर्वश्रेष्ठ प्रणाली मानते थे, तो इसलिए वो लोकतंत्र का हमेशा समर्थन करते हैं। फिर समानता पर बल, ऑब्वियसली आप उनका अगर लाइफ हिस्ट्री देखेंगे तो बी आर अम्बेडकर ने अपने बचपन से लेकर अपनी मृत्यु तक बहुत ज़्यादा असमानता देखनी पड़ी है जातीय तौर पर। तो वो ऐसा समाज चाहते थे जहाँ पर जाति, धर्म, भाषा, लिंग, नस्ल, क्षेत्र, किसी भी आधार पर किसी भी व्यक्ति से किसी भी प्रकार का भेदभाव न किया जाए। तो इसलिए वो जातीय भेदभाव को स्वयं उन्होंने खुद भी बहुत ज़्यादा भोगा हुआ था, इसलिए वो इस घृणा जैसे तत्व को ख़त्म कर देना चाहते थे। इसके अलावा जो अमेरिका में थे तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर जो जातीय भेदभाव था ही नहीं, कोई किसी से जाति ही नहीं पूछता था, बल्कि उनके अंदर काबिलियत है, जो उनकी क्षमता है, एबिलिटी है, उसको ज़्यादा मेन रखा जाता था। तो वहाँ पर केवल एक ही जाति थी, वो थी अमेरिकन। इसी तरह से वो भारत में भी चाहते थे कि भारत में भी एक ही जाति हो, वो हो भारतीय। ना तो धर्मों के आधार पर देश बंटा हो, ना नस्लों, लिंग, क्षेत्र या जाति के आधार पर बंटा हो। सारी जो भेदभाव हैं वो खत्म हो जाए, सभी को समानता मिले, सभी के लिए समान अवसर मिले। तो ऐसे वो इक्वालिटी पर फोकस करते हैं। फिर धर्मनिरपेक्षता संबंधी विचार, एज यू नो आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इट मैनी टाइम्स व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सेकुलरिज्म। अगेन एक बार फिर से थोड़ा सा एक ग्लिम्स देते हुए धर्मनिरपेक्षता के बारे में कि धर्मनिरपेक्षता होती है किसी भी राज्य व्यक्ति का अपना कोई निजी धर्म ना होना, सभी धर्म और ईश्वर में गहरी आस्था या किसी के धर्म का अपमान ना करना, वहाँ की जो सरकार, राज्य है, वो देश है, उसका कोई अपना धर्म ना होना बल्कि सभी धर्मों को समानता की दृष्टि से देखना, तो यही धर्मनिरपेक्षता है। थर्ड पॉइंट में आपने पढ़ा कि समानता पर बल देते हैं, जिसमें धर्म के आधार पर भेदभाव की मैंने आपको बात बताई। तो यहाँ पर भी जो फोर्थ है इसमें भी धर्मनिरपेक्षता का समर्थन करते हैं कि धर्म के आधार पर किसी तरह का भेदभाव ना होना चाहिए। तो धर्म और जाति में तो आपको डिफरेंस पता ही होगा कि धर्म क्या होता है। धर्म जैसे कि हिंदू है, इससे अगर आध्यात्मिक तौर पर देखा जाए तो धर्म का मतलब अलग होता है, लेकिन एक ह्यूमन के लिए धर्म का जो मतलब है वो ऑब्वियसली रिलीजन से ही रिलेटेड होता है, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। अब एक धर्म में बहुत सारी जातियां हो सकती है, एक जाति में बहुत सारे धर्म नहीं हो सकते। हिंदू धर्म में आप देखेंगे बहुत सारी जातियां हैं। तो यहाँ पर कंफ्यूज ना हो स्टूडेंट्स, धर्म और जाति को बिल्कुल अलग अलग तरह से आपको एक्सप्लेन करना अपने पॉइंट्स में। हालांकि उनकी धर्म में गहरी आस्था थी, लेकिन फिर भी वो चाहते थे कि राज्य जो हो वो धर्मनिरपेक्ष हो। बाद में जैसे कि वो हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म भी अपना लेते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो किसी धर्म को नीचा दिखाना चाह रहे हैं। वो चाहते कि सभी व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार धार्मिक पूजा प्रार्थनाएं करें, वो स्वतंत्र रहें धार्मिक मामलों से लेकर। किसी प्रकार का राज्य या कोई व्यक्ति किसी के धार्मिक मामलों में कोई हस्तक्षेप ना करे, ना ही एक दूसरे की निंदा करे, ना ही किसी प्रकार का ऐसा व्यवहार करे जो किसी व्यक्ति के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करता हो। राज्य में शांति व्यवस्था बनाए रखे, धर्म के आधार पर जो है दंगे ना करें, इस तरह की वो प्रवृत्ति नहीं रखते हैं और विरोध करते हैं। सेकुलर होने की बात करते हैं। वो अधिकारों के संबंध में विचार वो रखते हैं। देखिए, लोकतंत्रीय शासन प्रणाली होती है तो उसमें अधिकार तो सभी को मिलते ही हैं, हर तरह का, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, हर प्रकार का अधिकार। आप जानते भी हो कि आपने फर्स्ट सेम में पढ़ा होगा कि भारतीय संविधान में मूल अधिकारों की बात की गई है, 6 मूल अधिकार। अगर आपको याद हो तो आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 32 तक जो है हमारे अधिकारों की बात की है। तो वो बी आर अम्बेडकर वो अधिकार लेकर ही क्यों आए? वो इसी वजह से लेकर आए कि
लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा अपनी स्वतंत्रता को एंजॉय कर सकें, क्योंकि भारत इतना सदियों से गुलाम रहा, लोगों ने स्वतंत्रता का स्वाद ही नहीं चखा। और व्यक्ति तभी स्वतंत्र कहलाएगा जब वो अपने मन से अपने काम कर सके, उसे इतना अधिकार हो, अपने मन की बात रख सके, अपना अपने अपने सुविधा के अनुसार वो काम कर सके बिना किसी को नुकसान पहुंचाए हुए। तो इस तरह से वो धार्मिक अधिकारों को बहुत अधिक महत्व देते हैं, और प्रत्येक राज्य को वो मानते हैं कि न केवल नागरिकों को अधिकार उपलब्ध करवाए, बल्कि जितने भी संविधान में वर्णित है अधिकार, उसके साथ साथ उनके संरक्षण की भी व्यवस्था करनी चाहिए। राज्य की शक्तियों को सीमित करके भी अधिकारों की सुरक्षा की जा सकती है। राज्य में अधिकारों की व्यवस्था करके वह समाज में जो छुआछूत है, दलित समाज के विकास को विश्वसनीय बनाना चाहते थे, इसलिए भी वो अधिकार जो है अधिकारों को बहुत महत्व देते हैं। फिर हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। समाजवाद संबंधी उनके विचार, आइडियाज़ ऑफ सोशलिज्म। समाजवाद थोड़ा समानता से काफ़ी मैच करता है। समाजवाद का मतलब मैं कई बार एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, जहाँ पर किसी प्रकार का भेदभाव ना हो, वर्ग विभेद ना हो, सभी लोग बिना किसी दबाव के, बिना किसी शोषण के आराम से रहें, उन्हें रोटी, कपड़ा, मकान जैसी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो मिले, उन्हें इतनी स्वतंत्रता मिले, उन्हें इतने अधिकार जो मिले कि वो अपनी बात रख सकें। तो इस प्रकार से जो है समाजवाद का वो हमेशा ही पक्ष करते हैं, क्योंकि वो जिन कंट्रीज़ में अपनी एजुकेशन करके आए थे वहाँ पर भी समाजवाद बहुत प्रचलित था, समाजवादी व्यवस्था थी और वो बहुत सक्सेसफुली रन कर रही थी। तो दैट्स वाई ही वॉज अ डेड बिलीवर इन सोशलिज्म। ऐसे में लोगों को तो ये तो समाजवाद से संबंधित विचार हो गए। तो अब आते हैं पूंजीवाद का विरोध। क्यों वो कैपिटलिज्म को विरोध करते हैं? पूंजीवाद का फिर से मैं एक बार थोड़ा सा बता देती हूँ। पूंजीवाद का मतलब होता है वो देश, वो समाज जहाँ पर जिनके पास पूंजी है, जो बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ के मालिक है, बहुत बड़े जमींदार हैं या बहुत अमीर लोग हैं, उनके हाथ में पूंजी है और वो पूंजी यानी कि धन का प्रयोग सिर्फ अपने लिए करते हैं, और थोड़ा बहुत जो उनके लिए कमा कर लेकर आते हैं, जैसे मजदूर है, किसान है, उनको थोड़ा बहुत दे देते हैं। लेकिन ज़्यादातर हिस्सा जो कि उनका है भी नहीं, जिन्होंने कमाया है वो उनका हिस्सा है, मजदूरों और किसानों का हिस्सा है, उनको ना देकर अपनी जेब में वो लेकर लेते हैं, तो वो पूंजीवादी कहलाते हैं या पूंजीवाद का समर्थन करने वाले कहलाते हैं। B.R. अम्बेडकर क्योंकि समाजवाद के समर्थक थे और पूंजीवाद ठीक इसका विपरीत है। समाजवाद सभी में समानता से धन की बंटवारे की बात करता है, वही पूंजीवाद कहता है कि जिसने कमा लिया वो धन उसी का होना चाहिए, और चाहे उसके लिए जो मजदूर है, किसान है, उनका शोषण ही क्यों ना करना पड़े, तो वो उस व्यवस्था से भी जो उस व्यवस्था जो है पूंजीवादी व्यवस्था, उसका वो हमेशा ही विरोध करते हैं। तो इस तरह से पूंजीवादी व्यवस्था का विरोध। फिर साम्राज्यवाद का विरोध। साम्राज्यवाद कॉलोनियलिज्म मीन्स या इम्पीरियलिज्म भी कह देते हैं। कॉलोनियलिज्म उपनिवेशवाद होता है, यहाँ इम्पीरियलिज्म कहेंगे हम। ये साम्राज्यवाद जैसे कि बड़े बड़े जैसे भारत ब्रिटेन का उपनिवेश था, जिसके कारण अंग्रेज भारत और भारतीयों को एक तीसरे दर्जे का नागरिक समझते थे। इस तरह दक्षिण अफ्रीका सहित अनेक अफ्रीकी और लैटिन अमेरिकी देशों में भी साम्राज्यवाद का शिकार था। बड़े बड़े देशों ने उनको गुलाम बना रखा था। इन देशों की जो ये शक्तियाँ हैं, ये शक्तिशाली देश थे, इन्होंने दूसरे देशों के नागरिकों को अधिकार और सुविधाएं नहीं दे रखी थी, जिनका कि नागरिकों को जीवन के उचित बनाने के लिए उपयोग करना चाहिए। वो मूलभूत आवश्यकताएं भी उन्हें नहीं मिली हुई थी। तो ऐसे में वो साम्राज्यवादी व्यवस्थाओं का बड़ा ही विरोध करते हैं कि वो सिर्फ अपने साम्राज्य को फैलाना चाहती हैं। साम्राज्य को फैलाने के बाद, किसी दूसरे देश को अपने नियंत्रण में कर लेने के बाद, गुलाम बना लेने के बाद, वो जो उस देश के नागरिक हैं, गुलाम देश के नागरिक हैं, उनके अधिकारों और सुविधाओं की बात ही नहीं करती है, बल्कि वो देश जिसने गुलाम बना लिया है उस देश के नागरिक वो भी तो हो जाते। जैसे भारत है, भारत को ब्रिटेन ने गुलाम बनाया था, तो ब्रिटेन ने अपने अंदर ले लिया, भारत को अपने अंडर ले लिया है। तो वो कहना ये चाह रहे थे कि भारतीय भी तो ब्रिटेन का नागरिक है। जिस तरह से ब्रिटेन में रहने वाले जो लोग हैं, ब्रिटेन वासी हैं, वो उन्हें जो सुविधाएं दे रही है ब्रिटेन सरकार, वैसे ही भारतीयों को भी वो सुविधाएं मिलनी चाहिए। तो कोई भेदभावपूर्ण व्यवहार नहीं करना चाहिए भारतीयों के साथ। और लेकिन फिर भी ऐसा होता है, इसलिए वो साम्राज्यवाद का हमेशा ही विरोध करते हैं। फिर वर्ण व्यवस्था का विरोध, अपोजिशन ऑफ वर्ण सिस्टम। वर्ण कितने होते हैं? देखिए, वर्ण और जाति में डिफरेंस है। जातियां तो बहुत सारी होती हैं, 36 करोड़ जातियां भी हो सकती हैं, पता नहीं कितनी जातियां हैं।
लेकिन वर्ण 4 होते हैं। हमारे वैदिक काल से प्राचीन व्यवस्था में समाज में 4 वर्ण बताए गए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इनमें बांटा गया है। और आपको पता है ब्राह्मणों को का क्या काम होता था, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में का क्या क्या काम होता था, ये चारों का ही आपको पता है। तो प्राचीन भारतीय जो थिंकर है, जैसे आज हम इंडियन थिंकर पढ़ रहे हैं जिसमें नेहरू, बी आर अम्बेडकर, जयप्रकाश नारायण, पिछले में राजा राम मोहन राय, ऐसे थिंकर्स को पढ़ा था, ऐसे ही ये मॉडर्न इंडियन थिंकर्स आते हैं। लेकिन जो प्राचीन भारतीय विचारक माने जाते हैं, जैसे मनु, कौटिल्य हुआ करते थे, जिसे चाणक्य भी कहा जाता था, शुक्राचार्य, इन सब का प्रबल समर्थन था कि 4 वर्ण होने ही चाहिए। वो बहुत विश्वास करते थे। ब्राह्मणों को अपना कार्य करना चाहिए, क्षत्रियों को रक्षा का कार्य करना चाहिए, वैश्यों को व्यापार का, शूद्रों को जो है, इन तीनों जो ऊपर वाले वर्ण हैं इनका इनकी गुलामी है, यूँ कहीं इनके नीचे काम करना है। तो इस तरह से ये एक जटिल व्यवस्था थी। 3 उच्च वर्गों, जिसे हम स्वर्ण जातियां कहते हैं, वे शूद्र अथवा दलितों के साथ अमानवीय व्यवहार करना आरंभ कर देती थी, अमानवीय कार्य करवाने के लिए बाध्य होती थी। ब्रिटिश काल में भी वर्ण व्यवस्था अपनी चरम सीमा पर थी। समाज में शूद्रों और दलितों की दयनीय स्थिति हुआ करती थी। अंबेडकर ने शूद्रों और दलितों की दयनीय स्थिति के लिए वर्ण व्यवस्था को ही जिम्मेदार ठहराया है कि ये जो वर्ण व्यवस्था चली आ रही है, इसने ही आज जो शूद्र दलित हैं उनको अछूत बना दिया है। तो इस तरह से वो वर्ण व्यवस्था का सदैव ही विरोध करते रहे हैं। आगे हम जब सामाजिक विचारों के लास्ट कुछ पॉइंट्स करेंगे तो उसमें आप मनु और कौटिल्य के बारे में पढ़ेंगे। 10वां पॉइंट है न्यायपालिका की स्वतंत्रता के समर्थक। देखिए वो खुद एक बहुत बड़े लॉयर थे, तो वो न्यायपालिका को अधिक से अधिक स्वतंत्र रखना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि किसी सरकार, कार्यपालिका या विधान पालिका जो है नियंत्रण रखे न्यायपालिका पर, क्योंकि न्यायपालिका को बहुत सारे ऐसे डिसीजंस देने होते हैं जो पक्षपात रहित होने चाहिए। अगर कोई बड़ी ताकत उनके ऊपर, न्यायपालिका के ऊपर किसी प्रकार का नियंत्रण करेगी तो उनके जो डिसीजंस हैं वो कहीं ना कहीं पक्षपाती हो सकते हैं, जो कि समाज के लिए बहुत ही गलत है, समाज में अव्यवस्था लाने वाले होते हैं। इसलिए वो चाहते हैं पृथ्वीकरण का सिद्धांत, शक्ति पृथ्वीकरण, सेपरेशन ऑफ पावर्स का सिद्धांत वो चाहते हैं, क्योंकि अमेरिका सेपरेशन ऑफ पावर्स के ऊपर चलता है। तो भारत में भी सेपरेशन ऑफ पावर्स की बात की जाती है, और इस सिद्धांत का समर्थन करने का मुख्य कारण यही था कि न्यायपालिका स्वतंत्र होनी चाहिए, क्योंकि वो मानते थे कि न्यायपालिका को विधान पालिका और कार्यपालिका के प्रभाव से मुक्त रखा जाए, ताकि न्यायपालिका जो है अपने डिसीजन सही से दे सके, बिना किसी पक्षपात की, निष्पक्षता से जनसाधारण के लिए अपना काम कर सके। तो इस तरह से वो न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सपोर्ट करते हैं। फिर 11वां पॉइंट है राज्यों के पुनर्गठन संबंधी विचार। राज्यों का पुनर्गठन मतलब राज्य कैसे बनाए जाएं। अगर आपको फर्स्ट सेम याद हो, सेकंड सेम याद हो, तो उसमें हमने एक सेकंड सेम में खास तौर पे क्षेत्रवाद क्या था, उसमें राज्य पुनर्गठन की बात की थी कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया और 14 राज्य बनाए गए। याद हो आपको 1953 में पहला आंध्र प्रदेश राज्य था, 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया, थोड़ा बहुत याद हो। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय डॉक्टर जो भीमराव अंबेडकर हैं, वे भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की बात करते हैं कि भाषा के आधार पर ही देशों में राज्यों का गठन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो रियासत है उसी को एक राज्य बना दो, नहीं, भाषा मुख्य होनी चाहिए। उनका मानना था कि भाषा पर आधारित राज्यों में किसी भी तरह का भाषाई और सांस्कृतिक विवाद नहीं हो सकता है। ऐसे विवाद की कम संभावनाएं होती है, क्योंकि एक भाषा एक राज्य में रहेगी तो आपस में एक तो भाषा के संबंध में किसी प्रकार का जो है भाषीय जो एक बैरियर है वो नहीं होगा। संविधान में क्षेत्रीय भाषाओं को शामिल करके उन्हें प्रमुखता देने के वो हालांकि विरुद्ध थे। उनका मानना था कि अगर ऐसा किया गया तो राष्ट्र की एकता और अखंडता खतरे में पड़ जाएगी, इसलिए भाषाओं को मान्यता सोच समझ कर दी जानी चाहिए और जो मुख्य है उन्हीं को मान्यता दी जानी चाहिए। प्रांतीय क्षेत्रीय भाषाओं के स्थान पर वो राष्ट्रीय भाषा की वकालत करते हैं। वह सभी राज्यों में सरकारी कामकाज की भाषा स्थानीय भाषा के स्थान पर राष्ट्रीय भाषा के रूप में हिंदी के प्रयोग पर भी बल देते हैं। जब तक हिंदी को सभी राज्यों व केंद्रों में सरकारी भाषा के रूप में अपना नहीं लिया जाता, तब तक हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भाषा के प्रयोग को भी वो स्वीकार करते हैं, परंतु वह इस विदेशी भाषा को अधिक प्रमुखता देने के पक्ष में नहीं थे। इसके लिए वो हिंदी भाषा को ही ज़्यादा मान्यता देना चाहते थे। फिर शक्तिशाली केंद्रीय सरकार का समर्थन करते हैं वो कि जो केंद्रीय सरकार हो वो शक्तिशाली होनी चाहिए, क्योंकि इस देश में बहुत सारी भाषाओं, धर्मों, जातियों, राजनीतिक विचारों के लोग रहते हैं। वो चाहते हैं कि उनका अलग राज्य, अलग देश हो। तो ऐसे में एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए एक ऐसी पावरफुल सरकार होना जरूरी है जिसके हाथों में अधिक से अधिक शक्तियाँ हों।
बी आर अम्बेडकर ने प्राचीन इतिहास और उनकी कमजोरियों के बारे में बहुत पढ़ा था कि जब कोई देश जो है गुलाम बना है तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये होता है कि वहाँ का जो सत्ता है वो कमज़ोर पड़ गई है। उनका भी यही मानना था कि भारत तब तक किसी न किसी विदेशी शक्ति का गुलाम बना है जब तक केंद्र में जो सत्ता थी वो कमज़ोर हो गई है। इसलिए वे स्वतंत्र भारत के लिए एक शक्तिशाली केंद्रीय सरकार का समर्थन करते थे। शक्तिशाली केंद्रीय सरकार की भारत की एकता और अखंडता को बनाए रख सकती है, ऐसा उनका मानना था। इसके अलावा दलितों और अल्पसंख्यकों का भी, पिछड़े हुए या शोषित समाज जो है उसके लिए, उसको भी अधिक सुरक्षा या सहायता दे सकती केंद्रीय सरकार। इसलिए केंद्र सरकार मजबूत होना बहुत अधिक जरूरी है। फिर संविधान वाद पर बल देते हैं, यानी कि संविधान किसी भी देश के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो कानून, देश को चलाने के लिए जो मुख्य कानून है उनका कोडिफिकेशन होना बहुत जरूरी है, संहिताकरण होना बहुत जरूरी है, यानी एक बुक की फॉर्म में होना जरूरी है, ताकि उस लॉ और कानून को हर कोई फॉलो चाहे वो संस्थाएं सत्ता या सरकार चलाने वाले ही क्यों ना हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जनता के लिए संविधान बनाया जाना चाहिए, बल्कि जो सरकारें हैं उनके बारे में भी, उनके क्या काम है, चाहे केंद्र सरकार है, चाहे राज्य सरकार है या न्यायपालिका है, उसके क्या काम है, उसको क्या कितने दायरे में रहकर काम करना है, इन सब के बारे में जो है वो चाहते कि कानून की किताब होनी चाहिए जिसमें ये सारी बातें लिखी हुई हों, ताकि कोई भी अपनी मनमानी ना कर सके और संविधान के अनुसार चल सके। उनका मानना था कि प्राचीन भारत में शासन हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार चलता था, और मध्यकाल में देखा जाए तो मुस्लिम मान्यताओं के अनुसार, जैसे मुगल आ गए, खिलजी और बहुत सारे ऐसे वंश आए, गुलाम वंश आदि। और फिर उसके बाद जैसे मॉडर्न इंडिया में हम प्रवेश करते हैं तो वहाँ पर अंग्रेजों का कानून, और जैसे आज़ाद हो जाते हैं तो इस विशाल देश में 600 देशी रियासतें होती हैं जो अपने अपने कानून बनाती हैं। तो इन इतनी विविधताओं वाले देश को एकजुट रखने के लिए जरूरी था एक शक्तिशाली केंद्रीय सरकार, तभी अपने कार्यों को संपन्न कर सकती है जब सभी प्रांतों में एक ही कानून लागू हो। तो एक ही कानून लागू करके देश में एकता और अखंडता को बनाए रखा जा सकता है। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब आ गया है जो एमसीक्यू में पूछा जाता है कि हिंदू कोड बिल क्या था, कौन लेकर आया था। तो हिंदू कोड बिल जो है भीमराव अंबेडकर भारतीय समाज में जो जातीय भेदभाव, छुआछूत या अस्पृश्यता की भावना, इसको दूर करना चाहते थे। 1948 में जब वो कानून मंत्री थे तो वो पंडित नेहरू से हिंदू कोड बिल बनवाने की इच्छा रखते थे, ताकि समाज में प्रत्येक वर्ग को एक समान अधिकार प्राप्त हो सके, जितने भी हिंदू हैं उनको एक समान अधिकारों में लेकर आया जा सके। जैसे ही डॉक्टर अंबेडकर को पंडित नेहरू की इच्छा का पता लगा तो उन्होंने हिंदू कोड बिल पर जोरदार समर्थन किया, और वह इसे जल्दी बनवा लेना चाहते थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी कड़ा परिश्रम किया और हिंदू कोड बिल का निर्माण कर लिया, और इसकी जो मुख्य बातें हैं वो उन्होंने पेश की। सबसे पहले थी कि जन्म के अधिकार कानून संबंधी कानून को निरस्त कर दिया जाए। जन्म के अधिकार मतलब अगर कोई ब्राह्मण जाति में पैदा हुआ है तो वो ब्राह्मण जन्म से ही स्वर्ण हो गया, नहीं, या जन्म से ही उसको कुछ अधिकार मिल गए हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जातीय आधार पर जन्म के आधार पर किसी को कोई अधिकार अलग से नहीं मिलना चाहिए। इसके अलावा वो कहते हैं कि जो इंटरकास्ट मैरिज हैं उनको अनुमति दी जानी चाहिए। फिर कहते हैं कि हिंदू स्त्रियों को संपत्ति का पूर्ण अधिकार दिया जाना चाहिए। तो इनका एक बहुत बड़ा रोल था हिंदू स्त्रियों को उत्तराधिकार दिलवाने में 1956 में जो मिला। पुत्री का अपने पिता की संपत्ति पर समान अधिकार होना चाहिए। तलाक संबंधी भी कुछ नियम बनाने की वो बात करते हैं। इंटरकास्ट मैरिज को वैधता देने की बात करते हैं, और जो इंटरकास्ट मैरिज करते हैं उनको प्रोटेक्शन देने की बात वो करते हैं। देखिए ये उस समय के लिए बहुत बड़ा बदलाव था। हालांकि चीज़ें आज के समय में है, लेकिन उस समय के लिए बहुत बड़ा बदलाव था कि एक दलित समाज को इक्वालिटी पर लेकर आना। इस कानून के ऊपर संसद में बहुत बातचीत हुई और बहुत भारी हंगामा भी हुआ। सिखों ने इस कानून को उन्हें हिंदू धर्म में शामिल करने की चाल माना। फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, उन्होंने कहा कि कानून बना तो वो अपने पद से त्याग पत्र दे देंगे। सोचिए उस टाइम के राष्ट्रपति ही नहीं चाहते थे हिंदू कोड बिल को। फिर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं, जो कि बीजेपी के एक बहुत, बीजेपी तो नहीं कहेंगे लेकिन आरएसएस के एक बहुत बड़े संघ के एक नेता थे। इसे हिंदू धर्म को तोड़ने की साजिश बताते हैं। इसी तरह से वल्लभ भाई पटेल, मदन मोहन मालवीय, ये सब ने विरोध किया हिंदू कोड बिल पर। बहुत सारे जो है उन्होंने क्वेश्चंस उठाए। अंत में डॉक्टर अंबेडकर परेशान होकर त्यागपत्र ही दे देते हैं अपने मंत्री पद से।
और वो परंतु कुछ समय के पश्चात इस अधिनियम में कुछ संशोधन करके इसे लागू कर दिया गया, लेकिन अम्बेडकर ने जो सुझाव दिए थे उनको पूरी तरह से लागू नहीं किया गया। तो हिंदू कोड बिल पर आप अच्छे से एक बार इसको अपनी बुक में भी रिवाइज कर लें इस चीज़ को। लैंगिक समानता पर बल, लैंगिक समानता का मतलब लिंग के आधार पर कोई भेदभाव ना होना, यानी स्त्री पुरुष में कोई भेदभाव नहीं होना, तो इसमें इक्वालिटी की वो बात करते हैं। उसके बाद जो अगला पॉइंट है, निम्न वर्ग के उठाने पर बल देते हैं। ये देखिए, ये जो पॉइंट्स अब मैं बताने वाली हूँ ये बहुत सारे सामाजिक विचारों वाले हैं। तो एक बार सामाजिक विचारों वाला जो आप पॉइंट करोगे, क्योंकि क्वेश्चन दो ही पूछे गए, राजनीतिक विचार और सामाजिक विचार, और आप सामाजिक विचार जब देखेंगे तो उसमें 10 to 12 पॉइंट्स राजनीतिक विचारों वाले हैं, तो मैंने यहाँ कंबाइंड करके लिख दिया है। निम्न वर्ग के उत्थान पर बल, ये तो आप बहुत ही बार पढ़ चुके हैं, आपने उनकी लाइफ हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा कि कितने उन्होंने प्रयास किए, अपने जीवन में जितने भी उन्होंने संघर्ष देखे वो उन्होंने बड़े होकर कोशिश की कि वो सब खत्म हो जाए। 1926 में जैसे बम्बई विधान परिषद के सदस्य वो बने, तभी से वो दलितों के को लेकर जो स्वर्ण जातियों में भेदभाव की दृष्टि से उसे खत्म करने का प्रयास करने लगे थे। सार्वजनिक कुओं, तालाबों, मंदिरों में जाना दलितों का, इसके लिए उन्होंने बहुत सारी लड़ाइयाँ ली। महार सम्मेलन जो है 1926 में हुआ था, ये इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। इसी तरह से गोलमेज सम्मेलन के बारे में मैंने लाइफ हिस्ट्री में बताया था। हियर आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन इट अगेन, सो यू हैव टू वॉच दोज वीडियोज़। 2 वीडियो लेक्चर हैं जो आप देख लो, उसमें आपको गोलमेज सम्मेलन में इन्होंने क्या किया था दलितों के लिए, महार सम्मेलन में क्या किया था, और कौन कौन से राजनीतिक काम किए थे, वो उसमें जाकर आपको पता चल जाएगा कि उन्होंने निम्न वर्ग, जो दबा कुचला वर्ग है, लोअर क्लासेस हैं, कास्ट हैं, उनके उठाने के लिए उन्होंने क्या क्या प्रयास किए। फिर वो गांधी जी का विरोध करते थे, ये भी लाइफ हिस्ट्री में पढ़ा। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण था। 1931 में जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था, आपको पता ही है गांधी जी ने कितना अपोज किया था दलितों को अलग से पृथक निर्वाचन क्षेत्र देने के नाम पर, उन्हें हरिजन शब्द भी दे दिया था। जो रैमसे मैकडोनल्ड ने कम्युनल पंचाट या सांप्रदायिक पंचाट जो पेश किया था, उस पर भी उन्होंने उंगली उठाई थी। फिर वो अनशन पर बैठ गए थे, फिर अंबेडकर से बातचीत हुई, फिर पूना पैक्ट हुआ 1932 में गांधी और इनके बीच में। तो अंबेडकर जी, ये हालांकि मैं लाइफ हिस्ट्री में करवा चुकी हूँ, आप एक बार उसमें देख सकते हैं, ये थोड़ा सा मैंने ब्रीफली इसमें बता दिया है। तो गांधी जी को उन्होंने हमेशा ही दलित समाज को उठाने में एक रोड़े की तरह देखा। तो हमेशा उनका वैचारिक मतभेद रहा विचारों के आधार पर। पर्सनली वो गांधी जी को बहुत ही ज़्यादा सम्मान करते थे, सम्मान की दृष्टि से देखते थे, लेकिन विचारों में काफ़ी भेदभाव था। दलितों को उठाने का गांधी जी का अलग नज़रिया था, अम्बेडकर जी का अलग नज़रिया था। तो इस वजह से एक वैचारिक मतभेद होने की वजह से दोनों में आपस में कभी इतना ज़्यादा जो है बहुत ही सौहार्द का माहौल नहीं रहा है। तो इस तरह से वो गांधी जी के विचारों से बहुत अधिक मेल नहीं खाते थे, उनका विरोध भी बहुत अधिक उन्होंने किया। उसके बाद एक सामाजिक विचारों में अगर आप 11वां विचार देखेंगे, 11वां पॉइंट, उसमें है ब्राह्मणवाद और मनुवाद का विरोध। ये मनु जो हुआ करते थे, ये मनु प्राचीन काल में एक थिंकर के तौर पर जाने जाते हैं, और जो अपने आप को एक अवतार की तरह बताते हैं कि मनु नाम से एक आएगा इस देश में, वो उच्च जाति से होगा और वो राजा रूल करेगा और वो इस समाज को उठाने का प्रयास, और इस तरह से था। लेकिन वो मनुवाद जो है ज़्यादातर जाना जाता है ब्राह्मणवाद की वजह से, जहाँ पर स्वर्ण जातियों को अधिक से अधिक सुविधाएं देने की बात की जाती है। तो डॉक्टर भीमराव जो है ब्राह्मणवाद और मनुवाद का कड़ा विरोध करते हैं। उनका मानना था कि हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार मनु सर्वप्रथम शासक, और मनुस्मृति जो मनु के ऊपर लिखी गई थी, जो एक शासन करने की कला है, उसे श्रेष्ठ पुस्तक मानता है जो हिंदू धर्म है। आप अभी देखेंगे कि जो हमारी करंट गवर्नमेंट है, दे आर ऑल्सो समटाइम्स फॉलो सच मनुस्मृति काइंड ऑफ थिंग्स। तो मनु ने अपनी मनुस्मृति में प्रत्येक सामाजिक और राजनीतिक विचार में ब्राह्मणवाद को प्रमुखता दी। इस पुस्तक में न केवल वर्ग व्यवस्था का विस्तार से वर्णन किया गया था, बल्कि शूद्र वर्ण को समाज में सबसे निम्न वर्ग के तौर पर शामिल किया गया था। और इसी चीज़ से जो है बी आर अम्बेडकर गलत मानते हैं, और वो मानते हैं कि ये जो मनुवाद है कहीं ना कहीं जो देश में एकता और अखंडता को खंडित करने का एक साधन बन गया है, दलितों का शोषण करने का साधन बन गया। तो इसलिए वो हमेशा ही मनुवाद का विरोध करते रहे हैं। फिर एम्फेसिस ऑन 3 व्यूज, 3 विचारों पर वो बल देते हैं। 3 विचार कौन से हैं? शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। वो कहते हैं कि दलितों को अगर अपना उत्थान करना है तो सबसे पहले तो वो एजुकेट हों, शिक्षित हों और एकजुट रहें,
अगर उन पर किसी उनके एक भाई पर किसी प्रकार की समस्या आती है तो सभी एकजुट हो जाएं और फिर संघर्ष करें उस उनके ऊपर जो शोषण हो रहा है उसके विपरीत। ये सिर्फ दलितों के लिए 3 विचार उन्होंने नहीं दिए, वो बल्कि भारतीय समाज में सभी को ये विचार देकर जाना चाहते हैं कि अगर समाज का उत्थान करना है तो इन 3 विचारों को आपको लेकर चलना ही पड़ेगा। शिक्षित बनिए, संगठित रहिए और संघर्ष करें। फिर है हरिजन शब्द का विरोध, ये मैं ऑलरेडी आपको करवा चुकी हूँ। क्यों हरिजन शब्द का विरोध करते हैं, ये वीडियो लेक्चर लाइफ हिस्ट्री वाले में पढ़े हैं, पार्ट 1 में है आई थिंक, या पार्ट 2 में, वो आप देख लीजिएगा। सार्वजनिक स्थलों के प्रयोग की स्वतंत्रता कब दी, 1925 में बॉम्बे विधान परिषद से एक प्रस्ताव पास किया, फिर महार सम्मेलन हुआ, वो भी आपको मैं करवा चुकी हूँ, तो आप उसे देख सकते हैं। तो इस तरह से ये यहाँ पर हमारा पूरा जो है चैप्टर खत्म होता है। होपफुली ये आपको समझ में आया होगा, बहुत ही ईजी है। अगर लाइफ हिस्ट्री आप अच्छे से कर लोगे तो ऑब्वियसली ये बहुत ईजीली हो जाएंगे। तो इस तरह से आप इसको कंप्लीट करें।